गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जैक बोर्ड 2023 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है कि हम लोग कैसे केमिस्ट्री में 90 प्लस मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे तीन तरह से यहाँ पे सीरीज को तैयारी किए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। सेकेंड में हम लोग पूरा चैप्टर वाइज हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको देखना पूरा कंपलसरी है। चाहे आप मॉडल पेपर देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, मतलब तो बनता है क्योंकि आप पिछले वर्ष का क्वेश्चंस देखेंगे तो डिटो तो तुम्हारा केस क्या चाहिए, तो मॉडल पेपर से ही क्वेश्चंस आया है। लेकिन इस बार वैसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारा मॉडल पेपर से ही पूरा डिटो 100% क्वेश्चंस आ जाएगा। सो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले वर्ष तुम लोग को क्या था कि वहाँ पे कोरोना था, तो इसी वजह से उन लोगों को प्रिपरेशन उतना अच्छा तरीका से नहीं करवाया गया था और साथ ही साथ उन लोगों को उतना समय भी नहीं दिया गया था, क्योंकि कॉलेज और ट्यूशन वगैरह सारा कुछ बंद था, तो उन लोगों को सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया था प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो थे वो डिसीजन लिए थे और जैक बोर्ड ने पूरा डिसीजन लिया था कि हम लोग जो बोर्ड एग्जाम लेंगे वो पूरा हम लोग 5 सेट तैयार करेंगे मॉडल पेपर और उसी से क्वेश्चंस हम लोग देंगे। और उसी तरह से हम लोग को 100% क्वेश्चंस वहाँ पे आया था पिछले वर्ष। लेकिन इस वर्ष तो आप लोगों के पास पूरा सफिशिएंट टाइम मिला है, कोरोना भी नहीं था, पूरा कॉलेज और ट्यूशन भी तुम लोग पढ़े हो, तो अब इस तरह का फिर से दोहराया नहीं जाएगा। हाँ, इतना बता सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा मॉडल पेपर से ही रहेगा। और मॉडल पेपर क्या जी, उसका जो क्वेश्चन है वो कुछ नहीं है, तुम्हारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही वहां पे डाला हुआ रहता है। तुम एक बार झांक करके देखो अपना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो उसी से सारा क्वेश्चन तुम्हें मैच हो जाएगा। तो अगर यदि तुम पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हो, उसके बाद अगर तुम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो, तो खुद ब खुद तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा मॉडल पेपर। तो हम लोग 3 को यहाँ पे तैयारी करेंगे। फर्स्ट में तो तुम्हें मॉडल पेपर तो करना ही है। सेकेंड में तुम्हें क्या करना है, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को एकदम नहीं छोड़ना है, उसको हर एक चैप्टर्स वाइज हम लोग देखेंगे। इसी चलते यहाँ पे सीरीज लेकर के आया है ताकि तुम लोग प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग तरीके से कर सको और तुम्हें यह भी पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चंस का कौन सा जवाब हम लोग लिखेंगे जिससे हम लोग को मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, सही आंसर को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो 2 तरीका सीधा हो गया। थर्ड में हम लोग यहाँ पे क्रैश कोर्स जैसा चलाए हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग को पहले ही कवर कर चुके हैं। फिर फिजिकल में भी बहुत सारा चैप्टर्स हो चुका है और कुछ कुछ बच्चा है, उसको कवर करेंगे। फिर इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे, फिर उसमें भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पे क्रैश कोर्स के जैसा 1 शॉट वीडियोज में सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। तो जो भी बच्चा को पूरा कंसेप्ट को समझने में अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मेरा क्रैश कोर्स को यहाँ पे देख सकता है। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ चैनल में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा। बाकी मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन हो चुका है, जो सेट 1 अब इस बार जो निकाला गया है उसका सॉल्यूशन डाला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स भी साथ ही साथ चलाया जा रहा है, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये तीनों को अगर आप कवर कर लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 100% पूरा तैयारी हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। तुम चाहे कोई भी क्वेश्चन को देख लो, तुम्हारा कहां से रहेगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आएगा ही आएगा। तो इसी चलते मैं बार बार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम लोग से कि पहले तुम लोग प्रीवियस ईयर्स को पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर लो कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और किस तरह से उसका आंसर लिखेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स देख करके नहीं जाओगे तो बार बार तुम्हारा यही सब क्वेश्चन रिपीट होगा। क्योंकि तुम देख लो ना, 2011-12 से तुम रिपीट करके देख लो 2022 तक, तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, रिपीट है। जो भी क्वेश्चन तुम मान के चलो 2022 का उठाएगा, ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन देखेगा वो पीछे भी पूछ चुका है। तो इस तरह से तुम देखोगे तो रेगुलर तुम क्या करोगे, पूरा जब तक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तुम्हें लगेगा कि ये नया क्वेश्चन आ गया, नया क्वेश्चन नहीं, ये पहले भी पूछ चुका है। तो जैक बोर्ड क्या कर रहा है, कोई नया क्वेश्चन डाल नहीं रहा है, वो बार बार रिपीट कर रहा है पीछे वाला ही क्वेश्चंस को। तो इसी चलते 3 को आप तैयारी कर लीजिए अच्छा से, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत ही सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है। अभी आपके पास 2 महीने का पूरा अच्छा तरीके से समय है, क्योंकि बहुत लास्ट में आपका क्या चाहिए, केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन। तो तुम अभी सबसे पहले मॉडल पेपर का क्वेश्चन तो एक ही अभी निकाला है, पता नहीं आगे फिर 4 निकालेगा कि नहीं। बोला तो गया है कि 5 सेट निकालेंगे, लेकिन उस पर आप पूरे 100% उसी पे डिपेंड नहीं रहिए। अपना प्रिपरेशन खुद यहाँ पे डेवलप कीजिए और अपने आप को पूरा एनालाइज कीजिए कि हम उस लेवल का तैयारी कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। और वो कैसे करेंगे, तो जब तक आप प्रीवियस ईयर्स को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक खुद को एनालाइज कर नहीं पाएंगे। तो इसी चलते बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जरूर सॉल्यूशन कर ले अपने अनुसार। ठीक है, तो तुम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मॉडल पेपर हो गया। उसके बाद अगर अभी
अभी भी तुम्हें कंसेप्ट को सीखने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे यहाँ पे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा प्लेलिस्ट भी बना गया है, तो हर एक वीडियो को देखिए, बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ऑर्गेनिक भी समझ में आ जाएगा, फिजिकल भी और इनऑर्गेनिक में। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट बिल्डअप हो गया, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए, तो इस तरह से आपका एनालाइज हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस से बोल सकेंगे कि हाँ हमारा बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन हो चुका है और आप एग्जाम लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो इसी चलते आप मेरा जो पूरा कंटेंट है बहुत ही हैवी है और वो भी आपको जो प्रिपरेशन करवाया जा रहा है या फिर जितने भी वीडियोस बनाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जैक बोर्ड एग्जाम को लेकर के ही बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप हर एक वीडियो को फॉलो करते हुए आ रहे होंगे और आपका प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा तरीका से बेटर उस ओर जा रहा होगा जिधर हम लोग क्या करेंगे 90 क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, और अगर अभी भी आप लापरवाही बरत रहे हैं तो थोड़ा संभलिए और अभी भी समय है, उसको आप खुद ब खुद उसको एनालाइज कीजिए और उसको हार्डवर्क करना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, चलो तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो सरफेस केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितने भी पूछा गया था इस चैप्टर से उसका आज डील करेंगे, ताकि तुम्हें पता चल सके कि चैप्टर में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किसको हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन भी देखना कि जैसे भी 2020 से शुरू किए हैं, 2022 वाला क्वेश्चन था तुम लोग देख ही चुका होगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा था सरफेस केमिस्ट्री से। अभी चल रहे 2020 से 2020 देखेगा, 19 देखेगा, 18 देखेगा, 17 देखेगा, इसी तरह से देखेगा। देखना मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है कि बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग एनालाइज करके और उसको बता देंगे कि ये टॉपिक में देख लेना। यहाँ से हम लोग को 4-5 का चलो एक टॉपिक दे दिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, मान के चलो 10-12 गो, तो यहाँ से कभी कभी 1 गो 2 गो इस तरह से पूछता है, तो बाकी इधर जो 8 बच जाएगा तो ये वाला भी देख के तुमको जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से भी तो क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकता है। तो ये सारा जो इंडिकेट कर देंगे तुम लोग को कि कहाँ से तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है और कहाँ तुम एक्स्ट्रा कुछ पोर्शन को तुम देख लोगे। ठीक है, चलो तो आज हम लोग देखेंगे कि हाँ एक बात और, हम यहाँ पे क्रैश कोर्स जो चला रहे थे वहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री का सिर्फ एक पार्ट का वीडियो बनाए थे जहाँ पे तुम लोग को बताए थे किसका बारे में, तो वहाँ पे तुम देखोगे तो एडजॉर्प्शन को देखे थे। क्या चीज देखे थे हम लोग? एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब एडजॉर्प्शन को कवर करने के बाद जो हम लोग को पढ़ना था वो कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का छोटा सा पार्ट वहाँ पे बताया गया था और साथ ही साथ उसमें जितने भी हम लोग को प्यूरिफिकेशन फिर उसका जो हम लोग निर्माण करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो ये सारा चीज़ का टॉपिक को वहाँ पे हम फिर से नया वीडियो बना करके तुम लोग को नहीं बताएं। वो इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जब डील करेंगे तो यहाँ पे वो सारे टॉपिक फिर से आएंगे, तो जो वहाँ पे एक्स्ट्रा काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि उन लोग को कंसेप्ट पहले से क्लियर था, उन लोग को सिर्फ अभी प्रीवियस ईयर्स को जानना है, तो इसी चलते हम लोग फिर से वहाँ पे चैप्टर्स में ध्यान ना दे करके, मतलब कि इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो इस पोर्शन को जो वहाँ पे बताते हैं उससे बेटर है कि यहाँ पे हम बता देते हैं, वहाँ जो सीखते हैं वो यहीं पे सीख जाएंगे और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी डील हो जाएगा। तो इसी चलते हम यहीं पे तुम्हें क्या रहेगा जो कोलाइडल पार्ट वाला रहता है, कौन सी, तो जो तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन का जो यहाँ पे निर्माण करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे या फिर उसका हम लोग प्यूरिफाई करेंगे, तो ये सारा जितने भी मेथड्स होंगे वो हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में ही सारा कुछ डील कर लेंगे, क्योंकि सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, चलो तो टेंशन मत लेना कि हमारा पार्ट 2 कब आएगा, पार्ट 2 अब नहीं आएगा इसका सरफेस केमिस्ट्री का, आप इसी में पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2020 में जो क्वेश्चन पूछा था सरफेस केमिस्ट्री में, वो फर्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा 11 नंबर क्वेश्चंस में, और वो क्या पूछा था, तो राइट डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ डस्ट अ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो पूछा है वो क्या पूछा है, तो डिस्पर्स फेस पूछा है और क्या पूछा है, डिस्पर्सन मीडियम पूछा है, किसका, डस्ट का। अब तुम्हें ये तो पता होना चाहिए क्योंकि तुम लोग को जब लिस्ट बताए थे वहां पे कि डिस्पर्स फेस क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा और वो दोनों के मिलने से क्या सा सॉल्यूशन बनेगा, जहाँ पे तुम लोग देखा था एरोसोल, सोल देखा था, इमिशन मतलब कि इमल्सन देखा था इस तरह, फोम देखा था, बहुत सारा चीज देखा था वहां पे। तो वहां पे देखा था कि ये जो डस्ट होता है वो डस्ट कैसा होता है हम लोग को, तो ये डस्ट जो होता है ये हम लोग को एरोसोल होता है। क्या होता है हम लोग को, एरोसोल होता है। अब ये एरोसोल कौन सा एरोसोल होता है, डस्ट है, इससे चलते इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एरोसोल या फिर एरोसोल। ठीक है, अगर यहाँ पे डस्ट के जगह में वो सब रहता है फॉग वगैरह, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग लिक्विड एरोसोल बोलते हैं। तो वो एरोसोल कहने का मतलब ही क्या होता था, तो यहाँ पे एक बात होता था डिस्पर्स फेस का और एक हम लोग किसका बात करते थे, तो डिस्पर्सन मीडियम का बात करते थे। और डिस्पर्स फेस में हम लोग को क्या हो जाता है, अभी डस्ट का बात करें तो इसी चलते यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है हम लोग को डिस्पर्स फेस में, और डिस्पर्सन मीडियम में जो होता है वो हम लोग को क्या हो जाता है, गैस हो जाता है।
समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में हम लोग को गैस रहता है और कम अमाउंट में हम लोग को क्या रहता है, सॉलिड। तो ये दोनों का मिक्सचर से जो हम लोग को बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक तरह से हम लोग को इसका पूछा था क्या चीज कि कौन सा हम लोग को डिस्पर्स फेस है, कौन सा हम लोग को डिस्पर्सन मीडियम है। तो आप बता दो, यहाँ तो बता ही दिए कि डिस्पर्स फेस जो होगा, डीपी मतलब डिस्पर्स फेस, जो कम अमाउंट में रहता है, ठीक है, तो वो क्या हम लोग को सॉलिड, और डिस्पर्सन मीडियम में क्या है तुम्हारा, गैस। तो इसी तरह से अभी जो यहाँ पे डस्ट देखा, इसी तरह से तुम्हारा मिल्क दे देगा कि मिल्क का तुम्हारा डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा। इसी तरह से बहुत सारा चीज दे सकता है, फॉग दे सकता है, समझ में आ गया, फोम दे सकता है, बहुत सारा चीज दे सकता है यहाँ पे। तो वो सारे जो एग्जांपल वहां पे बताए थे 8 तरह से, वो आठों का आठों वहां पे क्लियर कर लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, तो मतलब यहाँ पे 1 नंबर वाला तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो 26 नंबर में क्या बोला था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिया गया है, मतलब 2 पॉइंट दिया गया है, दोनों का हम लोग क्या करना है, तो एक्सप्लेन करना है। क्या है पहला में, पेप्टाइजेशन, क्या चाहिए हम लोग को है, पेप्टाइजेशन। तो ये पेप्टाइजेशन क्या है, फिर इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो पेप्टाइजेशन होता है, ये हम लोग को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, कि कोलाइडल सॉल्यूशन का कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो उसमें से एक फर्स्ट था क्या चाहिए, पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन आखिर होता क्या था, तो पेप्टाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेसिपिटेट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट को बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट से ही हम लोग को क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब यहाँ पे होता क्या है, सो देखो यहाँ पे हम लोग प्रेसिपिटेट ले लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट को अगर हम लोग डिस्पर्सन मीडियम में डालते हैं, तो डिस्पर्सन मीडियम में डालने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या बन जाता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का हम लोग को निर्माण हो जाता है। लेकिन सिर्फ पीपीटी और डिस्पर्सन मीडियम को मिलाने से ही नहीं बनता, बल्कि यहाँ पे हम लोग ये इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये जो पीपीटी जो बनता है, पीपीटी में हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं। क्या चीज डालते हैं यहाँ पे, कुछ हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे डालते हैं, ताकि हम लोग को क्या हो, तो अच्छा तरीका से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो सके। अब यहाँ पे पीपीटी में भी मान के चलो कुछ भी रहता है, मान के चलो यहाँ पे AgCl रहा, क्या चाहिए, AgCl या फिर AgI ले लो, मान के चलो AgI है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, पीपीटी है। अब इस पीपीटी को डिस्पर्सन मीडियम में डालते हैं और साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे मिलाते हैं, अब वो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग को वैसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जो इसके आयन से वो क्या हो, कॉमन हो सके। जैसे कि मान के चलो इसमें हम लोग KI को ले ले, क्या ले ले, KI को। तो KI तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उसको फिर डालेंगे तो यहाँ पे देख रहा है दोनों में कॉमन आयंस क्या दिख रहा है, यहाँ पे Ag, यहाँ पे K मिल तो नहीं रहा है, यहाँ पे देख रहा है आयोडीन जो है, और यहाँ पर जो तुम्हारा आयोडीन है, ये दोनों कॉमन आयन बन रहा है। तो ये क्या होता है कि ये जो प्रेसिपिटेट होता है, मान के चलो प्रेसिपिटेट तुम्हारा इस तरह से हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा प्रेसिपिटेट है, इसके ऊपर जो होता है वो I नेगेटिव तुम्हारा क्या रहेगा, घुल जाता है इसमें, ठीक है। जो तुम्हारा कॉमन आयन जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो इसके ऊपर सरफेस में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और इस तरह से हम लोग को क्या होता है, तो नेगेटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वाला कॉमन आयन रहता है तो पॉजिटिव यहाँ पे हम लोग को बनाता प्रेसिपिटेट वाला, और वहां पे कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनेगा वो हम लोग को नेगेटिव चार्ज वाला बनता। अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वाला रहता तो पॉजिटिव बनाता। अभी क्या है तुम्हारा नेगेटिव वाला, क्योंकि आयोडीन था, तो इसी चलते यहाँ पे नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग को मेथड्स होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब जो प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट से हम लोग बना रहे हैं क्या चीज, तो कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो होता है, डायरेक्टली जो कन्वर्जन होता है प्रेसिपिटेट से कहां तक, कोलाइडल सॉल्यूशन का, सिर्फ उसमें यूज क्या क्या किया जाता है समझ में आ गया। इसको तो डिस्पर्सन मीडियम में डालेंगे, ये तो तुम्हें भी पता है, तभी तो तुम्हारा सॉल्यूशन बनेगा। अरे एक तरफ से बोलो ये सॉल्यूट है, क्या चीज है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेगा तभी तो तुम्हारा सॉल्यूशन बनेगा। तो ये सॉल्वेंट तो तुम किसी में भी डाल सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिपिटेट को हम लोग बनाते हैं, बनाने के बाद यहाँ पे उसको जब डिस्पर्सन मीडियम में डालते हैं तब हम लोग को कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता है, उसमें कुछ हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का वहां पे यूज करना पड़ता है। तो वैसा इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं जो हम लोग को प्रेसिपिटेट से क्या हो, कॉमन आयंस वहां पे मिलता हो, तो वैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का वहां पे यूज करते हैं, और डायरेक्टली हम लोग को कन्वर्ट किस में हो जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो वही जो प्रोसेस होता है, मेथड्स ऑफ जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेट से कन्वर्जन करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया है, तुम समझने की प्रयास करना, ठीक है।
देखो यहाँ पे पेप्टाइजेशन का क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ प्रेसिपिटेट सब्सटेंस into colloidal solution by the addition of a small amount of suitable electrolyte having common ion to the precipitate ion is called पेप्टाइजेशन। समझ में आ गया कि ये हम लोग को क्या है, तो एक प्रोसेस है क्या करने का, तो कन्वर्जन करने का। किससे, तो जो तुम्हारा प्रेसिपिटेट सब्सटेंस जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें हम लोग, कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो ये जो प्रोसेस होता है यही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन। अभी आखिर कैसे एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे तो समझ तो गया कि कन्वर्जन हम लोग करते हैं प्रेसिपिटेट सब्सटेंस को किसमें, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में। और किस तरह से, तो बाय द एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा हम लोग अमाउंट में क्या डालते हैं हम लोग, उसमें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट हम लोग डालते हैं। ये सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब जो तुम्हारा प्रेसिपिटेट रहेगा उसमें जो कॉमन आयंस रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। जैसे अभी एग्जांपल लिए थे कि AgI रहेगा, जैसे अभी नीचे फिर बताने वाले, AgI वाला तो समझ में आ गया था कि AgI तुम्हारा क्या बन रहा था वहां पे, प्रेसिपिटेट। अब वहां पे इलेक्ट्रोलाइट जो डाल रहे थे वो हम लोग KI डाल रहे थे, ताकि हम लोग को आयोडीन और आयोडीन वहां पे क्या हो जाए, तो सेम हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट का जो वहां पे रहेगा तुम्हारा आयंस वो वहां से हम लोग सुटेबल हो सके और वो दोनों से क्या हो सके, कॉमन हो सके। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा करके कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण हो सके। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेकर के समझाए हैं, देखो व्हेन फेरिक क्लोराइड FeCl3 इज एडेड इनटू प्रेसिपिटेट ऑफ FeOH का होल 3, फिर यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ FeOH का होल 3 इज फॉर्म्ड। यहाँ पे हो क्या रहा है सो समझो, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तुम स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो पीछे करके तुम फिर से इसको लिख लेना, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे तो मिटाना ही पड़ेगा। देखो अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या है, प्रेसिपिटेट वाला है, ठीक है, और इधर तुम्हारा क्या बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा मान के चलो, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस मान के चलो इस तरह से है, कोई भी सब्सटेंस का यहाँ पे FeCl3 नहीं, FeOH का होल 3 तो यहाँ पे यूज किया गया। ये जो है ये तुम्हारा क्या चीज है, तो ये तुम्हारा है FeOH का होल 3, तो ये है तुम्हारा क्या चीज, PPT है। क्या चीज है, PPT कहने का मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, प्रेसिपिटेट है। अब प्रेसिपिटेट जो है इसी को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन में। किसमें करते हैं हम लोग, कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्जन करते हैं, इसी को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। लेकिन क्या करते हैं, इसमें जो तुम्हारा PPT रहता है उसी के साथ हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। क्या चीज डालते हैं, कुछ हम लोग यहाँ पे कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे हम लोग डालते हैं। अब वैसा इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जो तुम्हारा PPT में कॉमन आयंस हो जाए, क्या हो जाए, कॉमन आयंस दोनों में हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो Fe तुम्हारा OH का होल 3 है। अब यहाँ जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, तो FeCl3 का यूज करते हैं। क्या चीज यूज करते हैं, FeCl3 का यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो सोचो इसको जब टूटेगा तो ये किसमें टूटेगा, तो यहाँ पे जान रहा है कि Fe3+ और ये किसमें टूटेगा, Cl- में यहाँ पे टूटेगा, ठीक है। तो ये दो चीज में हम लोग को टूटेगा। अब यहाँ पे देखो ये जो टूटेगा वो किसमें टूटेगा, Fe3+ और OH- में टूटेगा। तो बताओ ये दोनों में आके कॉमन आयंस क्या दिख रहा है, OH है, यहाँ पे OH तो है नहीं, कॉमन आयन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे देख रहा है Fe और यहाँ पर भी Fe, आयरन क्या हो रहा है तुम्हारा, तो यहाँ पे कॉमन आयंस मिल रहा है। तो इसका जो PPT से मिल करके जो तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा मान के चलो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, FeOH का होल 3 है। ये क्या है, क्योंकि तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या चाहिए, जैसा तुम प्रेसिपिटेट डालोगे, PPT डालोगे, वैसा ही तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन रहा था, तो यहाँ पे बन रहा था तुम्हारा FeOH का होल 3 यहाँ पे बन रहा था। अब यहाँ पे तुम्हारा कॉमन आयंस क्या है, Fe3+। तो क्या होता है, इस सब्सटेंस के ऊपर जो तुम्हारा ये जो प्रेसिपिटेट था इसके चारों तरफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, Fe3+, Fe3+, इस तरह का आयंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे,
तो लग जाएंगे। ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन जो बना है वो कैसा बना है, तो यहाँ पे तुम लोग बोलेगा कि पॉजिटिव चार्ज वाला बना है। कैसा बना है, हम लोग को पॉजिटिव चार्ज वाला बना है। तो यहाँ पे जितने भी सब्सटेंस रहेंगे जो तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा वो इसी तरह से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। क्या तुम्हें समझ में आ गया? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसी तरह का स्ट्रक्चर्स दे देना। अब यहाँ पे तुम्हें क्या लिख देना, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धब्बा बता देना। क्या चीज कर देना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धब्बा बना देना इसके ऊपर, ताकि तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट वहां पे जमा हुआ है जो कॉमन आयंस होते हैं सो। ठीक है, और अगर तुम्हें शौक है तो इस तरह से जो यहाँ पे दिखा है इसी को पूरा छाप दो, 2-3 गो, थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेना इसको फिगर, और इसी चीज को देखो यहाँ जो बनाया है उसी को बता दे रहा है, बस यहाँ पे डॉट डॉट, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि अच्छा यहाँ पे क्या हम लोग को कॉमन वाला जो इलेक्ट्रोलाइट वाला जो आयंस होते हैं वो क्या है यहाँ पे लगे हुए। तो तुम क्या करो, ऐसे बना देना, या तो फिर ये जो फिगर बनाया है इसी को यहाँ पे 2-3 गो बड़ा सा डायग्राम बना करके दिखा देना। ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्या होता है। तो यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। ये हम लोग को फॉर्मेशन करना होता है कि कैसे हम लोग बनाएंगे कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो कैसे बनाएंगे, तो प्रेसिपिटेट ले लेंगे, कोई भी प्रेसिपिटेट, उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में। लेकिन उसमें क्या करना पड़ता है, तो पीपीटी जो होता है उसमें हम लोग को कुछ कॉमन आयन वाला हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं, तब हम लोग को क्या होता है, वहां से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो यही जो हम लोग को फॉर्मेशन करने का जो हम लोग को प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। क्या यहां तक समझ में आ गया? तो इसको नोट करो, बाकी हम लोग आगे बात करते हैं। देखो अब जो तुम्हारा बी नंबर है, बी नंबर क्या है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है ये सबसे पहले जानो। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, एक तरह से एक प्रक्रिया होता है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन जो बन रहा है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में किस तरह का चार्ज वहां पे डेवलप है। ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, ये चीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी मदद से, तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है। इलेक्ट्रो कहने का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब का जनरेट करेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ये सब पास करेंगे। और दूसरा हम लोग को ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहने का मतलब तुम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुका है कि नहीं, जिसमें हम लोग को बहुत ही मतलब कि सॉल्वेंट पार्टिकल सिर्फ मूवमेंट करता है, सॉलिड पार्टिकल उसमें मूवमेंट नहीं करता, पास नहीं होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो ये सारा चीज वहां पर भी पढ़ चुका है। तो यहाँ पे दोनों कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि आखिर किस पे पॉजिटिव चार्ज है और किस पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन जब बनाएंगे वहां पे दो तरह से, मान के चलो एक कंटेनर हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट को समझने से पहले यहाँ पे फिगर को समझो, उसके बाद तुम्हें अच्छा तरीका से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम कुछ बाउंड्री लाइन दे देते हैं, उसी तरह से इधर भी तुम्हारा क्या है, बाउंड्री लाइन दे देते हैं। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, भरते हैं कोलाइडल को। समझना अच्छा तरीका से, इसको मान कर चलो पॉजिटिव 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 दे देते हैं। उसी तरह से नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे बता देते हैं, मान के चलो ये जो है बीच वाला, वो बीच वाला तुम्हारा क्या है, तो यहाँ पे तुम्हें पता होगा कि ये हम लोग को क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्या चाहिए हम लोग को है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है अब यहाँ पर भी बताते हैं कि ये जो नेगेटिव पार्ट है, किसी को भी मान लो, मान के चलो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, तुम्हारा क्या चीज अपने से एज्यूम कर लो ना। चलो इसको मान लेते हैं हम लोग डिस्पर्स मीडियम। क्या चीज मान लेते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। और ये जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है इसको हम लोग मान लेते हैं क्या चीज, तो डिस्पर्स फेस मान लेते हैं। क्या चीज मान लेते हैं, डिस्पर्स फेस। यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें? चलो अब ये जो है ये हम लोग यहाँ पे मेम्ब्रेन लगा हुआ रहता है। क्या चीज रहता है, मेम्ब्रेन लगा हुआ रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में क्या चीज, SPM बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या लगा हुआ है तुम्हारा, SPM। अब क्या होता है कि इधर हम लोग एक इलेक्ट्रिक मतलब कि इधर हम लोग इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक जब हाई वोल्टेज में जब पास करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है, जिससे हम लोग को क्या होता है कि ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव ये सेपरेट हो जाता है। और इधर क्या होता है, इधर हम लोग को पानी पानी रहता है। क्या रहता है, इधर हम लोग को पानी पानी रहता है। ठीक है,
इधर हम लोग को पानी भरा हुआ रहता है, और भी इसको अलग अलग तरीका से इसको क्या चाहिए स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है, जो कि यहाँ पे ट्यूब वगैरह दिया जाता है ताकि हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पे हम लोग को किधर वो आ रहा है। सो तो तुम यहाँ पे क्या कर सकता है, एक ट्यूब लगा सकता है जिससे पानी का लेवल हम लोग को घटता और बढ़ता है। हालांकि उतना भी हम लोग को समझने की जरूरत नहीं है, हम लोग को इतना लिखेंगे काम चल जाएगा, ठीक है। बनाने का बहुत तरीका से इसका स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या रहता है, बीच में जो ये कंटेनर देख रहा है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से कंटेनर को तैयार किया गया है, जो बीच में क्या है एक बाउंड्री लाइन दिया गया है, और जिसके अंदर तुम्हारा क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन को रखा गया है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे तुम्हें क्या रहता है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम रहता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि तो हो सकता है डिस्पर्सन मीडियम नेगेटिव चार्ज हो, तो डिस्पर्स फेस कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पे पता करना है कि आखिर किसके ऊपर क्या चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोड है, ये सब क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड है, अब हो सकता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो। तो चलो इधर हम लोग को क्या दे देते हैं, इसको मानकर चलो इसको पॉजिटिव चार्ज दे दे, इसको क्या दे देते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम लोग क्या दे देते हैं नेगेटिव चार्ज वाला दे देते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। चलो एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग जैसे ही यहाँ पे हाई वोल्टेज पास करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि, और तुम्हें ये भी पता होगा कि जो डिस्पर्सन मीडियम होता है, क्या होता है हम लोग को जो डिस्पर्सन मीडियम होता है वो हम लोग को साइज जो इसका होता है वो बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, किसके तुलना में, तो डिस्पर्स फेस के तुलना में। क्या होता है, डिस्पर्स फेस की तुलना में। ये क्या है, हम लोग को साइज के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, साइज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो डिस्पर्सन मीडियम होता है बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है किसके तुलना में, डिस्पर्स फेस का। तो यहाँ पे होता क्या है, सो देखो सबसे पहले तो तुम जान रहे कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर माइग्रेट करेगा और नेगेटिव चार्ज किधर माइग्रेट करेगा, इधर माइग्रेट करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही माइग्रेशन होगा तो नेगेटिव चार्ज वाला इधर आके संगर जाएगा और पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा बाउंड्री पास। होता क्या है, अब ये जो तुम्हारा बाउंड्री है, बाउंड्री तुम्हारा क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या होता है, एक टेंडेंसी होता है कि वो क्या करता है, तो सिर्फ और सिर्फ जो छोटा पार्टिकल होता है उसी को क्या करता है अपने थ्रू पास आउट होने देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन जब देख रहे थे तो वहाँ पे जो डिस्पर्सन मीडियम होता है उसका पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है। तो बहुत ही छोटा होने की वजह से वो क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास करके और इधर आकर के जमा हो जाता है। और इधर हम लोग को क्या होता है कि जो तुम्हारा डिस्पर्स फेस है ये हम लोग को उतना भी छोटा पार्टिकल नहीं होता है, इसी चलते क्या होता है बाउंड्री लाइन में ही चिपक करके रह जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जब यहाँ पे इलेक्ट्रोड को देखते हैं तो वहाँ पे क्या जमा हुआ है, किधर तुम्हारा जमा हुआ है, इधर की इधर। अब इधर जो देखते हैं तो जिधर तुम्हारा जमा रहेगा तो उधर देखेंगे, मान के चलो इधर रहेगा जमा तो इधर या इधर तुम्हारा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो भी कैसा डिस्पर्सन मीडियम। तो तुम तो जान गया कि इधर इधर कहीं भी चिपकेगा डिस्पर्सन मीडियम में रहेगा। और उसके ऊपर चार्ज कैसे पता चलेगा, अगर इधर जमा होगा तो तुम बोल देगा उसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, अगर इधर जमा होगा तो तुम बोल देगा उसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन में किस तरह का चार्ज पाया गया है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू मेम्ब्रेन। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिस्पर्सन मीडियम होगा उसका मूवमेंट करते हैं हम लोग इधर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ से, किसके थ्रू, तो किसका हेल्प करते हैं हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हेल्प हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग करते हैं, जहाँ पे हम लोग को पार्टिकल हम लोग जो होता है डिस्पर्स फेस का वो हम लोग को अलाउ नहीं हो पाता है क्योंकि उसका साइज हम लोग को क्या होता है बड़ा होता है, समझ में आ गया। तो इस तरह जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिख देना, उसके बाद स्ट्रक्चर्स को छाप देना, वो समझ जाएगा कि क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा तरीका जिसमें हम लोग को कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे। चलो इसको नोट करो। देखो तो अब जो हम लोग को था 2020 का क्वेश्चन, वो हम लोग को सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछा था। इसी तरह से हम लोग को मात्र 2 क्वेश्चन कभी 3 क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जो फुल मार्क्स है चैप्टर्स का वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का हम लोग को क्वेश्चन पूछता है। तो कभी कभी हम लोग को देखा जाता है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। तो अभी जनरली जो देख रहे हैं हम लोग 2020 में भी देखे तो वो कितना पूछा था, मात्र 2 क्वेश्चन, एक 1 नंबर का और एक हम लोग को 3 नंबर का। अब इसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 2019 का देख रहे हैं अभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 26 में मात्र 2 ही क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है, जो कि हम लोग को कितना नंबर का हो जाएगा, ये 3 नंबर का और वो 1 नंबर का, कितना हो गया 4 नंबर। तो सिर्फ 4 नंबर का, कभी 4 नंबर कभी 6 नंबर कभी 5 नंबर, इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग को पूछते रहता है। तो टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो
हम लोग को अब क्या पूछा था, सो देखो, राइट डिप्रेस्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ मिल्क अ कोलाइडल सॉल्यूशन बोले थे। जैसे 2020 वाला में सॉल्यूशन कर रहे थे, उसमें किस क्या चीज पूछा था हम लोग को वहाँ पे डस्ट पार्टिकल पूछा था कि डस्ट में हम लोग को क्या होता है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डस्ट होता है उसमें हम लोग को बताना था कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम आखिर क्या क्या होता है, तो वहाँ पे तुम बता दिया था। तो इसी तरह से तुम्हारा यहाँ पे पूछा है किसका, मिल्क का। तो मिल्क का तुम जानता है कि मिल्क में जो डिस्पर्सन फेस जो होता है, मतलब डिस्पर्स फेस होता है, वो क्या होता है, फाइट होता है। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, वाटर होता है। समझ में आ गया। चलो अब उसी तरह से हम लोग चलते हैं 26 नंबर में, जो कि हम लोग को 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। अब क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। अब यहाँ पे 2 गो जैसे वहां पे पूछा था, तो उसी तरह से यहाँ पर है 2 क्वेश्चन। क्या क्या है, एक डायलिसिस है और एक क्या है हम लोग को टिंडल इफेक्ट। अब दोनों को हम लोग को क्या करना है, तो एक्सप्लेन करना है, जो कि 1.5 नंबर हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट नंबर में हम लोग यहाँ पे प्रोसेस को समझेंगे। ये हम लोग को क्या है, तो प्यूरिफाई करने का एक मेथड्स है, जो हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो उस बनाते के दौरान क्या होता है, वहाँ पे हम लोग को बहुत सारा इम्प्यूरिटी हो जाते हैं, बहुत सारा वहाँ पे डस्ट रह जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, प्यूरिफाई करते हैं, ताकि हम लोग को कोलाइडल सॉल्यूशन पूरा शुद्ध मिल सके। ठीक है, तो उसी को हम लोग प्यूरिफाई करने के लिए जो एक मेथड यूज किया गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस। अब ये डायलिसिस काम कैसे करता है उसको भी हम तुम लोग को समझाने वाले हैं। ठीक है, चलो अब इसको डायलिसिस को एक्सप्लेनेशन करना था, तो क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी फ्रॉम कोलाइड वायर डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जो था वो एक हम लोग को प्रोसेस होता है क्या करने का, तो रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज। जो हम लोग इसके अंदर जो हम लोग का इम्प्यूरिटी होता है उसको हम लोग रिमूव करने का ये क्या है, हम लोग को प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी को अलग करते हैं, या फिर वहां से जो हम लोग प्यूरिफाई करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं किसके साथ, तो मेम्ब्रेन के साथ। किसके साथ हम लोग करते हैं, मेम्ब्रेन के साथ हम लोग वहां पे करते हैं। तो उसी के अनुसार हम लोग को क्या होता है, इम्प्यूरिटी हम लोग को बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद हम लोग को जो कोलाइडल रहता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग को पूरा प्योरीफाई, मतलब प्योर फॉर्म में हम लोग वहां पे पाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहा है, और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन जो यूज किया जाता है वो मेम्ब्रेन कौन कौन से यूज करते हैं, तो यहाँ पे देख रहा है एनिमल मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैडर कहते हैं। ये ज्यादा अच्छा तरीके से समझ पाएगा कौन, जो बायोलॉजी लिया होगा वो। तो ये सारे मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पहले ही वहाँ पे बायोलॉजी में पढ़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या यूज करते हैं मेम्ब्रेन में, एनिमल मेम्ब्रेन, और फिर क्या करते हैं हम लोग, परचमेंट पेपर, सेलोफेन सीट लेते हैं। ठीक है, तो ये पेपर टाइप से रहता है, तो उसका भी वहाँ पे यूज किया हुआ रहता है। तो ये 2 तरह का मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब सबसे पहले ये फिगर को समझो, तब तुम्हें सारा प्रोसेस समझ में आएगा कि आखिर ये डायलिसिस यूज कैसे होता है, या फिर इसका प्रक्रिया क्या होता है। सबसे पहले देख रहे हैं, कंटेनर टाइप से बनाया गया है, एक तरफ से पानी को डाला जा रहा है, एक तरफ से क्या किया जा रहा है, पानी को बाहर निकाला जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, एक स्टैंड चाहे कुछ चीज से यहाँ पे लटकाया जाता होगा, जहाँ पे क्या है, ये कंटेनर में जो यहाँ पे देख रहा है, इस विकर में तुम्हारा क्या रहता है, तो यहीं पे तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन को रखा जाता है। तो बीच में देख रहे हैं यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन को रखा गया। अब क्या होता है, ये जो तुम्हारा ब्लू ब्लू जो दिख रहा है वो है तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन, और जो ब्लैक ब्लैक वाला है, डॉट डॉट वाला, वो तुम्हारा क्या है, इम्प्यूरिटीज है। ठीक है, अब करना क्या है, ये सॉल्यूशन में तुम्हारा इम्प्यूरिटीज भी है, तो उसको क्या करना है, हम लोग को बाहर निकालना है, ताकि हम लोग को क्या हो सके, तो वहां पे शुद्ध फॉर्म में हम लोग को मिल सके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो प्योर फॉर्म में हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे होता क्या है, डायलिसिस वाला जो होता है, अब ये देखो, ये कंटेनर जो बना हुआ रहता है, इस बाउंड्री को देख रहा है, इस बाउंड्री में क्या लगा रहता है, मेम्ब्रेन लगा रहता है। क्या लगा रहता है, मेम्ब्रेन। और वो जो मेम्ब्रेन लगा रहता है वो किस किस चीज का बना रहता है, यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मेम्ब्रेन लगा रहता है। अब होता क्या है, इधर से हम लोग को पानी सप्लाई किया जाता है, पानी इधर से सप्लाई करते हैं, तो इधर से हम लोग को क्या होता है, निकलते रहते हैं। यहाँ से क्या है, एक तरह से हम लोग को यहाँ पे प्रवाह यहाँ पे होते रह रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इस तरह से होते रहता है। तो यहाँ पे क्या है, तेज गति से बहने की वजह से, और यहाँ पे मेम्ब्रेन जो होता है, मेम्ब्रेन में क्या होता है, तो उसका एक प्रॉपर्टी तुम जानता है कि वो क्या होता है, बहुत ही छोटे पार्टिकल को अपने थ्रू पास आउट होने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो तुम्हारा इम्प्यूरिटी होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, इम्प्यूरिटी से यहाँ पे मेम्ब्रेन से पास हो जाता है। अब पास होता है तो क्या होता है, वो गिरते जाता है, इधर से वाटर के साथ बहते जाता है, सप्लाई होकर के वो उधर से हम लोग को बाहर निकल जाता है। तो इसी चलते यहाँ पे लिखा गया वाटर और क्रिस्टलोइड। और ये जो क्रिस्टलोइड है ये कुछ नहीं है, तुम्हारे जो इम्प्यूरिटीज है वो इम्प्यूरिटीज को लिखा जाता है क्या चीज, क्रिस्टलोइड।
यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से बस इसी प्रोसेस से करते हैं। ये जो यहाँ पे दिखाया गया ब्लू वाला क्या है तुम्हारा सोल पार्टिकल है, या फिर तुम बोल सकते हो कोलाइडल सॉल्यूशन है। और यहाँ पे तुम जानिए कि वो ब्लैक वाला को क्या बोले हैं, क्रिस्टलोइड, जो कि तुम्हारा वहाँ पे इम्प्योरिटीज है। बाकी यहाँ पे देखो जो बाउंड्री है, इसका बाउंड्री क्या है तुम्हारा डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन क्या करता है, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली क्रिस्टलोइड आर पास्ड। तो ये क्या करता है, किसको पास करता है, तो सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज को, जो कि तुम्हारा क्या है क्रिस्टलोइड, जिसको यहाँ पे बोला गया है। तो कुछ नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो कंटेनर था, कंटेनर में यहाँ पे रखा गया है तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पे ये जो कंटेनर का जो बाउंड्री रहता है वो किससे बना रहता है, तो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, जो कि तुम्हारा मेम्ब्रेन क्या क्या चीज़ बना रहता है वो यहाँ पे हम लोग को लिख दिया है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या आता है, इधर से वाटर सप्लाई करते हैं, तो इधर से होने की वजह से वो छोटा पार्टिकल होता है, तो वो क्या होता है मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट होता है, पानी में मिलता है और पानी से साथ बाहर हम लोग को निकलते जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बचता है क्या चाहिए, तो सोल वहाँ पे बचता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करते हैं और यहाँ से हम लोग को क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं सारे इंप्योरिटीज को। क्या तुम्हें समझ में आ गया। तो यही प्रोसेस को जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं, डायलाइसिस। क्या बोलते हैं, डायलाइसिस। क्या तुम्हें समझ में आ गया इसको। चलो, और इसका में जो ऑपरेटस ये सब जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायलाइजर। हालांकि कभी पूछेगा तो उसको बता देंगे, शायद एक जगह पूछा था हम लोग कि व्हाट इज डायलाइजर। तो ये जो यहाँ पे ऑपरेटस जो यहाँ पे यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डायलाइजर। तो वो बाद में अगर कभी पूछेगा तो उसको बोल देंगे। जैसे अभी हम लोग को सिर्फ डायलाइसिस को बोला था, डायलाइजर के बारे में हम लोग को कभी बोला नहीं है। तो जब बोलेगा तो उसको हम लोग वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो आराम से। उसके बाद हम लोग किसका बात करेंगे, टिंडल इफेक्ट का। चलो इसको नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग बी नंबर में था वो क्या है, टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तुम लोग जानता है कि लाइट का, जैसे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में पास करेंगे लाइट को, तो वहाँ पे क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल थोड़ा बड़ा होते हैं, उतना भी बड़ा नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1 से 1000 नैनोमीटर से हम लोग को क्या रहता है, बीच में रहता है। तो उसमें क्या होता है कि उसके पार्टिकल होने की वजह से उसका क्या होता है, थोड़ा बड़ा साइज होने की वजह से उसमें जब लाइट पास होता है तो उसका साइज जब वहाँ पे पार्टिकल में टच होता है, टच करने के बाद वहाँ से क्या होता है, लाइट वहाँ पे स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है, बिखर जाता है। तो वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है और उसको बताएंगे। व्हेन अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पासिंग थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन इट गेट्स स्कैटर्ड, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू जब पास करते हैं तो वो लाइट क्या होता है, हम लोग को स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है। तो वही फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखो एक टॉर्च ले लिए, यहाँ से लाइट जब पास करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में तुम पास करोगे तो वहाँ पे पार्टिकल से जैसे वहाँ पे टच होगा, टच होने के बाद वहाँ से क्या होता है, लाइट को हम लोग स्कैटर्ड कर देता है। और जो जैसे ही लाइट फैलेगा, देख रहा है सभी डायरेक्शन में फैल जाता है, तो वही स्कैटर्ड होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये लाइट सोर्स है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, और ये जो लाइट इधर उधर गया है उसको क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड लाइट। तो इसको लिख देना। बाकी इतना ही हम लोग को क्या मिल जाएगा, 3 नंबर तुम्हें मिल जाएगा। तो ये तो क्वेश्चंस थे जो हम लोग को 2019 में पूछा गया था। अब हम लोग बात करते हैं 2018 में कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया था। देखो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 किसका, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं 2018 का। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 26 में, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11 नंबर में क्या पूछा था, व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो तुम पहले से ही जानता कि कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज कितना होता है उसके पार्टिकल्स का। तो तुम जानता है कि 1 नैनोमीटर से कम होता है तो उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। 1000 से मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर लाई करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलाइडल सॉल्यूशन। और अगर 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा रहता है तो वैसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, या वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। ये सारा चीज़ तुम पहले से जानता है। तो इसका साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ तुम याद रखना। फिर 26 में क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, तुम लोग पता नहीं क्यों घबरा जाता है इतना। देखो कितना आसान क्वेश्चन जैक बोर्ड पूछता है। डिफाइन द फॉलोइंग क्या है, तो एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का बताओ डेफिनेशन पूछा था, क्या बोलेगा तुम, द सब्सटेंस ऑन विच एडजॉर्बेट गेट्स एडजॉर्ब। वैसा सब्सटेंस जिस पर तुम्हारा क्या होता है, तो एडजॉर्ब होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एडजॉर्बेंट। या तो फिर तुम उसको इस तरह से डिफाइन कर सकता है, द सब्सटेंस ऑन विच एडजॉर्प्शन अकर्स इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। वह सब्सटेंस जिस पर एडजॉर्प्शन प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। तो दोनों में से किसी को भी डिफाइन कर देना, हो जाएगा। 1 लाइन का आंसर लिखना है, मतलब 1.5 नंबर लाना है।
बताओ कितना आसान है। अब यहाँ बी में क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट है। अब ये क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट, तो ये क्या होता है, कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं, तो वही जिग जैग मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, द जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। जैसे कि देखो ये इधर से पार्टिकल जाता है, फिर घूम फिर के जने तने कहीं भी चल जाता है, उन लोग पूरा इधर उधर रैंडम मोशन करते रहता है, तो वही मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जिग जैग मोशन। तो ये बस देखो कितना आसान है, एक बोर्ड में ही तुम्हारा पूरा यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो गया, तुम्हारा 2018 में जितना क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। इसी तरह से सारा कुछ अगर तुम प्रिपरेशन करोगे तो सारा कुछ आसान लगेगा, ठीक है, और फुल में फुल मार्क्स तुम भी ला पाओगे। चलो अब बात करते हैं 2017 का। तो देखो 2018 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था उसको हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा था कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, ओहो 2018 नहीं 2017, क्या चीज में बात कर रहे हैं, 2017 की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब यहाँ पे देखो हम लोग को हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट के बारे में जो यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे तुम लोग पढ़ा था हेमोजीनियस और पढ़ा था हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी हम लोग जब रिएक्शंस करते हैं तो वहाँ जब कैटालिस्ट का यूज करते हैं, तो कैटालिस्ट अगर हम लोग जैसा रिएक्टेंट का स्टेट है, अगर उसी तरह से तुम्हारा कैटालिस्ट का भी स्टेट है, तो वैसे कैटालिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। और अगर अलग अलग स्टेट का पाया जाता है तो वैसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हेट्रोजीनियस स्टेट। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अमोनिया का फॉर्मेशन यहाँ पे लिखे गए हैं जो रिएक्शंस। अब यहाँ पे देख रहा है कि N2 भी तुम्हारा क्या है, गैस में, और H2 भी तुम्हारा क्या है, गैस में। तो यहाँ पे देख रहा है रिएक्टेंट तुम्हारा क्या चीज है, गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे तुम जो डाल रहा है क्या चीज, कैटालिस्ट जो यूज कर रहा है वो तुम्हारा कैसा है, तो वो भी सॉलिड स्टेट में जो आयरन है। तो जब हम लोग दोनों का दोनों अगर हम लोग रिएक्टेंट और तुम्हारा कैटालिस्ट अगर सेम स्टेट में रहता है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिस्ट। और अगर हम लोग वहाँ पे अगर दोनों का अलग अलग, जैसे यहाँ पे गैस हो गया, यहाँ पे सॉलिड अलग अलग हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। यहाँ तक समझ में आ गया। तो जैसे कि यहाँ पे नीचे लिख दें, हेयर N2 H2 आर इन गैसियस स्टेट वाइल Fe इज इन सॉलिड स्टेट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और वो हम लोग को एग्जांपल देना था तो एग्जांपल हम लोग दे दिए। क्या तुम्हें समझ में आ गया? चलो अब हम लोग बात करते हैं 28 नंबर में, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे 3 को था और तीनों को हम लोग को क्या करना है, डिफाइन करना है। जहाँ में से हम लोग ये चीज़ हम लोग पहले ही कर चुके हैं, कौन सी, पेप्टिजाइजेशन है कि नहीं, पेप्टाइजेशन हम लोग पहले से ही हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो तुम्हारा 2020 में ही था। अभी हम लोग चर्चा करेंगे मिसेल और किसका बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ठीक है। तो मिसेल आखिर होता क्या है तो समझो सबसे पहले। तो मिसेल का जो डेफिनेशन वगैरह जो लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, तो मिसेल्स आर द एग्रीगेटेड particles formed by association of colloids in solution। तो हम लोग को जो मिसेल्स होता है वो क्या होता है, तो जो तुम्हारा कोलाइड्स जो होता है सॉल्यूशन में, तो कोलाइड्स का हम लोग को उसमें जुड़ना, एग्रीगेटेड पार्टिकल्स कहने का मतलब पूरा जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना। तो जो कोलाइड्स होते हैं उसका इकट्ठा हो जाने के बाद तुम्हारा किसका मतलब किसका निर्माण होता है, तो मिसेल्स का यहाँ पे निर्माण होता है। कैसे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स फॉर्म मिसेल्स व्हेन टेम्परेचर इज एबव क्राफ्ट टेम्परेचर। यहाँ पे 2 चीज़ का यूज करेंगे हम लोग, जैसे कि क्राफ्ट टेम्परेचर है और एक है यहाँ पे क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो ये दोनों चीज़ के बारे में भी समझेंगे कि आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे समझो कि जो सोप होता है और जो तुम्हारा क्या होता है, डिटर्जेंट होता है, वो फॉर्म मिसेल, उन लोग क्या करता है, मिसेल का निर्माण करता है। कब, जब हम लोग को टेम्परेचर जो होता है वो क्राफ्ट टेम्परेचर का ऊपर होता है। अब क्राफ्ट टेम्परेचर का कहने का मतलब तो वैसा मिनिमम टेम्परेचर या फिर वैसा टेम्परेचर जहां से हम लोग को बनना क्या हो जाए, उसके ऊपर से। जैसे मान के चलो, तुम्हें मान के चलो एक एग्जांपल लेकर के कि 27 डिग्री सेल्सियस से तुम्हें क्या है, मान के चलो यहाँ से तुम्हारा बन रहा है क्या चीज, तुम्हारा यहाँ पे बन रहा है मिसेल। अब यहाँ पे जो तुम्हारा मिनिमम टेम्परेचर क्या हो गया, 27। इससे अधिक वाला जितना भी टेम्परेचर होगा तो वह टेम्परेचर जिस पे तुम्हारा क्या हो जाए, मिसेल बनना स्टार्ट हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। तो हम लोग को उस समय टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है, क्राफ्ट टेम्परेचर। और हम लोग को जो कंसंट्रेशन होता है वो किसके ऊपर रखना चाहिए, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। अब ये क्या होता है, तो वैसा कंसंट्रेशन होता है जिसके ऊपर हम लोग को क्या हो जाता है, मिसेल बनना तैयार हो जाता है। और इसका वैल्यू की बात करें तो हम लोग को जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻⁴ से
कहाँ तक होता है 10⁻³ इतना मोलर के बीच में हम लोग को क्या हो जाता है, आराम से मिसेल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कंसंट्रेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा मिसेल, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग किसका, इलेक्ट्रोफोरेसिस का, कि इलेक्ट्रोफोरेसिस आखिर होता क्या है। देखो, तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो क्या होता है, सो देखो, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल आइदर टुवर्ड्स कैथोड और एनोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर होता क्या है, सो सबसे पहले समझने की कोशिश करो। ये जो तरीका है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक प्रकार का तुम्हारा क्या है, जिसमें हम लोग चार्ज को देखते हैं कि इसमें आखिर कोलाइडल सॉल्यूशन में किस तरह का चार्ज हम लोग को प्रेजेंट है। ठीक है, होता क्या है कि देखो, सबसे पहले इस फिगर को समझने की कोशिश करो क्या है। सो ये तो समझ में आ रहा है कि एक कंटेनर टाइप से यहाँ पे छापा हुआ है और इसमें हम लोग को क्या कर रहा है, देख रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड डाला गया है, एक तरफ कैथोड है, एक तरफ क्या है हम लोग को एनोड है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से देखो तार ज्वाइंट है, इधर से हम लोग को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग सप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सके। अब होता क्या है, सो देखो यहाँ से देखा एक और टेस्ट ट्यूब जैसा यहाँ पे हम लोग को डाला हुआ है, यहाँ पे ज्वाइंट किया गया है। अब इधर से क्या होता है, कोलाइड्स को यहाँ पे पास किया जाता है और यहाँ पे देख रहे हैं एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है, मतलब एक रोकने के लिए लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जब मान के चलो इधर हम लोग को हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको ऑन ऑफ करेंगे तो आराम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा कोलाइड्स को तुम भर सकता है। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे जो दिख रहा है तुम्हारा ब्लू ब्लू, वो क्या है, तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे होता क्या है, सो सबसे पहले देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन में मान के चलो अभी तुम्हारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा है अभी, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज है तो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पास करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर मूवमेंट करेगा, एनोड की तरफ। पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव कैथोड की तरफ, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या है तुम्हारा एनोड। तो उधर तुम्हारा क्या होगा, ये माइग्रेट करेगा और माइग्रेट करके तुम्हारा क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के पास वहां जाकर के जमा हो जाएगा। और जमा हो जाएगा, जब इसको खोलेंगे और बाहर निकाल देंगे तो वहां से फिर हम लोग को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो इस तरह से तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किधर जमा हो रहा है, जैसे चेक करेंगे ना, मान के चलो ये प्रोसेस हमको लोग किए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सप्लाई किए, यहाँ पे देखेंगे कुछ समय बाद जाकर के इसको भी निकालेंगे, इसको भी देखेंगे किधर तुम्हारा जमा हुआ है। अगर तुम्हारा कैथोड की तरफ अगर होगा तो उधर देखेंगे तो बोलेंगे उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और अगर एनोड की तरफ तुम्हारा जमा हुआ है तो बोल देगा उधर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में किस तरह का चार्ज है तो उसको हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। क्या तुम्हें सारा कुछ समझ में आ गया? तो ये फिगर था और ये उसका डेफिनेशन था। तो चलो इसको लिख लो। अब आके हम लोग बात करते हैं 2016 में कि किस तरह का क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था। अब देखो, जो 2016 में जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था सरफेस केमिस्ट्री से। वो भी क्या था, राइट एनी 2 फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। तो तुम लोग को याद होगा जब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर्स बना रहे थे उस समय तुम लोग को बताया है ये फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में यहाँ पे डिफरेंस। और फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में बहुत तरह का यहाँ पे हम लोग बताए थे, लगभग कितना 10 या 11 हम लोग वहाँ पे बताए हैं पूरा डिफरेंस। तो वहाँ से किसी तरह से यहाँ पे सिर्फ 2 पूछा था तो 2 लिख लेना है। तो तुम कोशिश करो वहाँ से कि तो जो तुम्हारा फिजिक्स ऑप्शन बताया गया है और जो तुम्हारा केमिज ऑप्शन है इसको तुम याद कर ही लेना। तुमको बार बार बोल रहे थे और ये हम लोग को मॉडल पेपर में भी देख चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को बार बार पूछते रहते हैं। तो ये भी देखो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा रहता था इस तरह का क्वेश्चन। तो इसका आंसर यहाँ पर नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि तुम नोट्स में तो लिख चुका है ना। इससे पहले जो हम वहाँ पर क्रैश कोर्स वाला में तुमको बताए हैं, अगर तुम उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे या तो फिर वीडियो का सबसे लास्ट में वहाँ पे ऐड कर देंगे, तो तुम वहाँ पे जाकर के देख लेना। ठीक है, तो इसका आंसर वहाँ से तुम लिख लेगा। अब बात करते हैं हम लोग 2015 में कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो, जो तुम्हारा यहाँ पे 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है इमल्सन इज अ एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ, मतलब कि इमल्सन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है किसका, इमल्सन का, वो क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 सॉलिड्स है, फिर 2 लिक्विड्स है, 2 गैसेस है, 1 सॉलिड और 1 लिक्विड है। तुम्हें पता है इमल्सन के बारे में, किसके बारे में, इमल्सन के बारे में, कि इमल्सन का जो कोलाइडल जो सॉल्यूशन था उसमें जो तुम्हारा पार्टिकल्स होता है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, वो दोनों का दोनों जो होता है वो लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 लिक्विड्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
27 नंबर में क्या था, तो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे 3 को दिया हुआ, तीनों को हम लोग को डिफाइन करना था। जहाँ पे देखो फर्स्ट में पेप्टाइजेशन, जो कि हम लोग 2017 में कर भी चुके हैं, है कि नहीं, तो इसको हम लोग दोबारा करने वाला नहीं है। फिर उसी तरह से देखो डायलिसिस, डायलिसिस भी तुम्हारा कहाँ हम लोग डिस्कस किए, 2019 में पूछा गया था। फिर उसी तरह से देखो हार्डी सोल्ज लॉ जो था वो आखिर क्या था, तो हार्डी सोल्ज लॉ जो था वो हम लोग को क्या था, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल फर्स्ट में क्या था कि पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन इज कोगुलेटेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, और इसी तरह से जो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो कोगुलेटेड किसके द्वारा होता है, पॉजिटिवली चार्ज का। इसी चलते यहाँ पे लिख दिया है वाइस वर्सा, मतलब उसी तरह से फिर ऑपोजिट लिख देना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हार्डी सोल्ज जो लॉ था वो क्या बोला था कि हम लोग यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन का जो हम लोग क्या करते हैं, कोगुलेटेड करते हैं, मतलब पीपीटी जो बनाते हैं, तो वहां पे देखता था जो कोगुलेट करने के लिए जो पॉजिटिवली चार्ज होता था कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो किसके द्वारा कोगुलेट होता था, तो उसके लिए हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो डालते थे वो नेगेटिवली चार्ज वाला डालते थे, जहां से हम लोग को फटाक से क्या होता था, कोगुलेट हो जाता था। उसी तरह से बी नंबर में क्या बोला था कि जो कोगुलेटिंग जो पावर था किसी इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था कि फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयंस, या फिर उसी को बोलते थे कोगुलेटिंग आयंस। तो जो कोगुलेट करने के लिए जो आयंस होता था तो उसका आखिर कोगुलेटिंग पावर है कितना, आखिर वो कितना वो कोगुलेट कर पाएगा, तो वो हम लोग देखते थे कि जो इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग लेते थे, इलेक्ट्रोलाइट का जो हम लोग लेते थे उसका कोगुलेटिंग पावर क्या होता था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था जो वहां पे हम लोग को आयंस होते थे उसका वैलेंसी जो होता है उसका 4 पावर हम लोग को उतना क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। तो यही दो चीज बताया था कौन, हार्डी सोल्ज लॉ, ठीक है। तो ये था तुम्हारा 2015 का क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करते हैं 2014 में कि कौन कौन सा सवाल वहां पे पूछा गया था। अब देखो 2014 का जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा था वो हम लोग को क्या क्या पूछा था उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लियोफोबिक कोलाइड। अब लियोफोबिक और लियोफिलिक के बारे में तुम लोग को बताए थे कि लियोफिलिक कोलाइड में क्या होता है, तो जनरली हम लोग को कैसा कंपाउंड मिलता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। लेकिन वही हम लोग लियोफोबिक कोलाइड का बात करते हैं तो लियोफोबिक में हम लोग को जनरली क्या मिलता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो लियोफोबिक पूछा है तो यहाँ पे देखो कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको मार दो, जैसे कि ग्लाइटिन हो गया, फिर तुम्हारा स्टार्च हो गया, अरेबिक गम हो गया, ये सब क्या है तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जो तुम्हारा सल्फर ये क्या है तुम्हारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। लियोफोबिक में याद रखना, अभी लियोफोबिक है, लियोफिलिक भी अगर पूछता तो वहां पे किसको मारते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मारते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। क्वेश्चन नंबर 27 में देख रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट्री ऑप्शन। देख ही रहा है, देख रहे हैं ना, बार बार पूछ रहा है। और कहाँ पूछा था, 2016 में भी, 2019 में भी, और तुम्हारा अभी पूछा है 2014 में, और इसी तरह से तुम्हारा मॉडल पेपर में भी पूछा है। इसी तरह से तुम देखेगा 2022-16 में, उसमें भी पूछा है। तो ये हो गया तुम्हारा इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं 2013 में, तो इसका आंसर तुम लिख लेना, ठीक है। तो 2013 के बात करते हैं, ये लिखा दिए हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है ना, वहाँ से देख करके लिख लेना। तो अब हम बात करते हैं 2013 में कि किस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग को पूछा गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रीवियस ईयर्स का देखने जा रहे हैं, 2013 का, ठीक है। तो 2013 में हम लोग को कौन कौन सा सवाल पूछा था, सबसे पहले देखो तो सेकेंड का थर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा था, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। अब यहाँ पे देखो एंजाइम कैटालाइसिस ये सब हम पढ़ाए नहीं, तुम लोग का कैटालाइसिस जो तुम लोग को बताया था कि पढ़ाना था, तो ये यहाँ पे इसी चलते 6-7 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, ये सातों को तुम याद रख लेना, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतना ही तुम पढ़ोगे कैटालाइसिस के बारे में, एंजाइम के बारे में, तो तुम्हें पूरा हम लोग को आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि ये सारा चीज़ हम लोग फिर से बात करेंगे आगे, जब बायोमॉलिक्यूल में वहाँ पर हम लोग को बात किया गया है, तो वहाँ पर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी तुम यहाँ पर याद कर लेना इसको, क्योंकि कैटालाइसिस वाला पोर्सन तुम लोग को नहीं पढ़ा है, तो ये चीज़ डायरेक्टली तुमको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसी चलते इसको थोड़ा सा देख लेना। अब यहाँ पे जैसे देखो सुक्रोज में कौन सा एंजाइम, मतलब कि कौन सा हम लोग को कैटालाइसिस का यूज करते हैं, इन्वर्टेज का, तब हम लोग को टूटता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। स्टार्च में कौन सा हम लोग को यूज करते हैं, तो डायस्टेज का, तो डायस्टेज का हम लोग जब यूज करते हैं तो हम लोग माल्टोज में टूटता है। फिर देखो माल्टोज में कौन सा हम लोग यूज करते हैं कैटालाइसिस का, तो यहाँ पे देख रहे हैं माल्टेज का, माल्टोज में माल्टेज का, तब हम लोग को ग्लूकोज में टूटता है। उसी तरह से ग्लूकोज में क्या चीज हम लोग करते हैं, तो जैमेज, तो जैमेज यूज करते हैं तब इथाइल अल्कोहल और CO2
2 में टूटता है। अब उसी तरह देखो यूरिया में हम लोग को कौन सा हम लोग कैटालिस्ट का यूज करते हैं, तो हम लोग यूरेज का, ठीक है। उसी तरह से मिल्क में लैक्टोबैसिली, ठीक है। उसी तरह से मतलब स्टोमैक में जो हम लोग को रहता है हम लोग को क्या चाहिए, प्रोटीन, तो उसको जब तोड़ते हैं के लिए जो हम लोग को यूज करते हैं कैटालिस्ट का, वो क्या हम लोग को होता है, पेप्सिन, ठीक है। तो ये 7 वो है, सातों का सातों याद कर लेना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस समय जैसे पूछ देगा इस तरह से कि ग्लूकोज में कौन सा हम लोग कैटालिसिस का यूज करते हैं, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना कि जैमेज वहाँ पे यूज मतलब कि लिखा जाता है। तो ये सारा चीज़ तुम याद रखोगे तो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये पोर्शन तुम लोग को नहीं बताए थे, तो ये वाला पोर्शन तुम याद कर लेना। रही बात क्वेश्चन नंबर 4 में कि व्हाट डू यू मीन बाय लियोफोबिक और लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, तो ये वाला जो पोर्शन का वीडियोज है, तो वीडियो जैसे ही लास्ट करेगा ये वीडियो, तो लास्ट का सेक्शन में इसका हम डिफरेंस वगैरह सारा कुछ लिखवा दिए हैं, तो वहाँ पे तुम लास्ट का पोर्शन में वहाँ पे देख करके यही वीडियो में लास्ट का पोर्शन जब अंत होते रहेगा तो वहाँ पे वीडियो उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि उसका अलग से हम अपलोड नहीं कर पाए थे। तो यही वीडियो का लास्ट में तुम वहाँ पे देखना, तो इसका अंतर वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से तुम लिख लेना, वहाँ पे डिस्क्राइब भी किए रहेंगे, तो वहाँ पे तुम इसको समझ लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं 2012 में कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग किसमें देख रहे हैं, तो 2012 में कौन कौन सा सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा था, राइट एनी 2 फीचर्स एंड डिस्टिंग्विश फिजी-जॉब्सन फ्रॉम केमी-जॉब्सन, कि फिजी-जॉब्सन और केमी-जॉब्सन में क्या क्या हम लोग को अंतर है, उसको कैसे उसको फिजी-जॉब्सन को अलग करता है केमी-जॉब्सन से, उसका हम लोग को कोई भी 2 फीचर्स का यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि फिजी-जॉब्सन और केमी-जॉब्सन में क्या क्या अंतर है उसको लिखने बोल रहा है, जो कि देख रहा है आप लोग 2014, 2016, 2019 और 2022 में भी हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है फिजी-जॉब्सन केमी-जॉब्सन, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ तो पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो इसको फिर से दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह देख रहा है 4 में क्या पूछा है, स्टेट हार्डी-सोल्ज रूल, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कहाँ से कंप्लीट किए हैं, तो 2015 में भी सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो वहाँ पे तुमको तो याद ही था, यही वीडियो में तो हम लोग डिस्क्राइब किए पास्ट में, ठीक है। चलो तो ये था तुम्हारा 2012 का सवाल, 2 क्वेश्चन पूछा था। अब ये जो क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हैं वो हम लोग को किस पे पूछा है, तो 2011 में किसमें पूछा हम लोग को, 2011 का सवाल जो है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग, क्या है, कोगुलेशन और टिंडल इफेक्ट। याद नहीं आ रहा है कि ये हम लोग 2019 में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ हम लोग बना चुके हैं। तो ये था हम लोग 2012, 2011, फिर उसी तरह 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और तुम्हारा 2022 कंप्लीट हो चुका है कि कौन कौन सा सवाल तुम्हारा केमी यहाँ से फिजिकल एडजॉर्प्शन से तुम्हारा मतलब कि जो सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री से कौन कौन सा हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था, और तुमको इसी तरह से यहाँ पे तैयारी करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं, तुमको बार बार बोल रहे हैं मेन टारगेट रखना फिजी-जॉब्सन केमी-जॉब्सन, ठीक है। बाकी वहाँ से हम लोग को आ जाएगा। अब बाकी हम लोग चलते हैं कि जो नेक्स्ट जो चैप्टर्स होगा वो चैप्टर्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। बाकी देखो इस वीडियो का सबसे लास्ट में फिर से कुछ वीडियो हम लोग को डाला हुआ है, जोड़ा गया है, तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ कंसेप्ट का हम लोग अलग से वीडियो बना के डालने नहीं पाए थे, तो इसी वजह से इसी में उसको ऐड कर दिए हैं। बहुत सारा जैसे कुछ कुछ का वहाँ पे आंसर था, ठीक है, तो वो सारा कुछ देख लेना, जैसे लियोफोबिक, लियोफिलिक, तो उसका फिर वहाँ पे डाला हुआ है, तो उसको देख लेना, वहाँ से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है, समझ लेना। आगे यहाँ पे समझो कि जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि 2011, 2012 से लेकर के हम लोग चर्चा किए और कहाँ तक किए 2022 तक, वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह से आज हम लोग यहाँ पे तुम्हारा जो है सरफेस केमिस्ट्री ये खत्म कर दिए। अब जो हम लोग का आएगा वो केमिकल काइनेटिक्स का आएगा, उसको हम लोग करेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा। इसी तरह से एक एक चैप्टर्स हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करते हुए जाएंगे पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, क्योंकि इसी से क्वेश्चन हम लोग को ज़्यादातर आइडिया हो पाता है कि अच्छा हम लोग को किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा या फिर किस तरह का हम लोग को पूछा गया है, ठीक है। अब देखो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग कोलाइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब उसके पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, फिर उसको क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसका हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाएंगे, ठीक है। बाकी बस इतना ही पढ़ना है, उसके बाद फिर ख़त्म कर देना है। तो बहुत जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे 1 घंटा में हम लोग पूरा एडजॉर्प्शन को पूरा ख़त्म कर लिए थे, उसी तरह से कोशिश यही रहेगा कि 1 घंटा के अंतराल में हमारा पूरा कोलाइडल भी ख़त्म हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटा का पूरा वीडियो बनेगा, है कि नहीं, और कोशिश रहेगा यही कि जितना जल्द हम लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत लंबा भी है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे शॉर्टकट में मैं बताने की प्रयास पूरा करूँगा और जल्द से जल्द इसको कवर कर दूँगा, ठीक है। चलो तो क्या है क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। सबसे पहले तो उसका क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि कोलाइड्स को किस आधार से उसको क्लासीफाई किया गया, फिर उसको हम लोग प्रिपरेशन करेंगे कि कैसे कैसे कोलाइड को हम लोग निर्माण करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है। तो पहले भी देख लिए थे कि वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसका सैच हम लोग को क्या होता है, पार्टिकल का। तो उसका रेंज जो होता है वो किसके किसके बीच में रेंज का लाई करता है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट को मिल करके बनता है, जो कि जैसे पहले क्या होता था, सॉल्यूशन पहले भी देखे, सॉल्यूशन मिलकर क्या चीज़ बनता था, दो कंपोनेंट से, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये हम लोग ट्रू सॉल्यूशन में बात करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे ही हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो जो कंपोनेंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट के जगह हम इसको डिस्पर्स फेस बोलते हैं, और जो सॉल्वेंट यूज करते थे सॉल्वेंट की जगह हम यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। जो इसका दो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, डिस्पर्स फेस होता है, और एक क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम। तो आप बताइए कि जैसे सॉल्यूशन पढ़ते थे तो वहाँ पे सॉल्यूट का क्या होता था डिफिनेशन, जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता था उसको क्या बोलते थे, सॉल्यूट बोलते थे, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता था उसको सॉल्वेंट बोलते थे। तो इसी तरह से सॉल्यूट की जगह हम लोग सिर्फ बोलेंगे क्या चीज़, डिस्पर्स फेस्ड बोलेंगे, और जो सॉल्वेंट यूज करते थे वहाँ पे क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। बाकी कहानी वही रहेगा। देखो डिस्पर्स फेस क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विच इज प्रजेंट इन लेस अमाउंट, किस में रहेगा, लेस अमाउंट में जो प्रजेंट रहेगा कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो डिस्पर्सन मीडियम होता है, यही डेफिनेशन फिर से लिख लीजिएगा कि द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विच इज प्रजेंट इन, अब यहाँ पे लेस अमाउंट था उसको क्या कर लीजिएगा, प्रजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन मीडियम। समझ में आ गया कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम हम लोग यूज करते हैं कोलाइडल के लिए। वहाँ पे जैसे सॉल्यूशन में यूज करते थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वैसा यहाँ पे डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम का बात करेंगे। ठीक है, मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम मतलब लार्ज अमाउंट में, डिस्पर्स फेस इसका मतलब कम अमाउंट में। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग क्या करेंगे, कोलाइड को हम लोग क्लासीफाई करेंगे, किस किस बेसिस से इसको क्लासीफाई किया गया है। तो मेनली इसको 3 पार्ट्स में क्या किया गया है, कोलाइड को क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट के अनुसार इसको क्लासीफाई किया गया है। फिर सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन, उन लोगों के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसके बेसिस पे कोलाइड्स को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। और तीसरा हम लोग को बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस, डी पी का मतलब क्या है, डी से डिस्पर्स, पी से फेस, ठीक है, और डी एम मतलब डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेस है। तो उसके पार्टिकल के अनुसार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, और सभी को तीनों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट वाला जो कि आपका क्या है, फिजिकल स्टेट। हालांकि सभी के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होता, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो कि आपका फिजिकल स्टेट यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। डिस्पर्स फेस डिस्पर्सन मीडियम होगा तो उसको फिर क्या बोलेंगे उस सॉल्यूशन को, तो ये सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को जो आएगा प्यूरिफिकेशन, तो प्यूरिफिकेशन से हम लोग को ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है अगर आएगा आपका यहाँ से तो। ठीक है, चलो तो इसको हम रब करते हैं फिर आगे बताते हैं। अब देखो एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि पहला था आपका बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट के अनुसार जो क्लासिफाई किया गया था कोलाइड्स को, अब यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखो एक तरफ है लिखा हुआ डिस्पर्स फेस, एक जगह लिखा है डिस्पर्सन मीडियम, और टाइप्स ऑफ कोलाइड्स की उस किस टाइप का कोलाइड्स होगा और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब डिस्पर्स फेस करने का मतलब यहाँ पे जो कम अमाउंट में रहेगा, डिस्पर्सन मीडियम जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा। अब ये दोनों को मिलाने से, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम को मिलाने से वो किस टाइप का कोलाइड का फॉर्मेशन करेगा उसका नाम लिखा हुआ है, और यहाँ से उसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा सो। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तय रहता है पूछना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि डायरेक्टली बोलेगा कि एरोसोल का एग्जाम्पल बताओ या फिर जेल का बताओ ऐसे करके, या तो फिर कोई एग्जाम्पल रैंडमली दे देगा। मान के चलो यहाँ पे पेंट का एग्जाम्पल दे दिया और बोल देगा इसमें बताओ कि कौन डिस्पर्स फेस होगा और कौन डिस्पर्सन मीडियम होगा, या तो फिर डायरेक्टली मिल को ले लेकर बोल देगा डिस्पर्स फेस क्या है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है। तो ये सारा चीज़ बताना पड़ता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि उसका फिजिकल स्टेट के अनुसार। तो मान के चलो तुम्हारा डिस्पर्स फेस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो यहाँ जो हम लोग लेकर के चल रहे हैं जो डिस्पर्स फेस में, सो आपका क्या रहेगा यहाँ पे सॉलिड, और यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान के चलो तुम्हारा डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों चीज़ क्या रह जाए, सॉलिड सॉलिड रह गया, तो वैसे कोलाइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं।
याद रखना पड़ेगा, इसको रट जाना पड़ेगा। इसको जितना बार आप लिखे इसको याद कर लीजिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चार्ट को याद रखिएगा कि सॉलिड रहता है तो उस समय उस कोलाइड का नाम रहता है सॉलिड सोल बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेम स्टोन्स। इसको डायरेक्टली सिर्फ ग्लासेस भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, ग्लासेस एंड क्या चीज, जेम स्टोन्स, काम चल जाएगा। ठीक है, और इसी में एलोट्रोप्स ये सब आता है तो उसको हटाइए, इतना ही लिखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब कि सॉलिड अगर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। और अगर यदि आपका सॉलिड रहेगा आपका डिस्पर्स फेस में और डिस्पर्सन मीडियम में आपका क्या रहे, लिक्विड, मतलब कम मात्रा में सॉलिड और ज्यादा मात्रा में क्या रहे, लिक्विड, तो वैसे सॉल्यूशन, वैसे हम लोग कोलाइड को क्या बोलते हैं, हम लोग सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। ठीक है, जिससे एग्जाम्पल क्या क्या, पेंट है, सेल फ्लूइड्स होता है। पेंट को भी देखेंगे तो पेंट हम लोग दो कैटेगरी वहाँ पे होता है, एक लिक्विड के फॉर्म में रहता है, एक आपका जो पूरा एक्चुअल में जो पेंट रहता है वो क्या रहता है आपका वहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में रहता है। समझा? तो ये रह गया आपका क्या चीज का, सॉलिड इन लिक्विड का। अब फिर देखो कि तुम्हारा डिस्पर्स फेस सॉलिड रह गया और जो डिस्पर्सन मीडियम में गैस रहा तो उसमें क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोसोल। अब इसका क्या क्या एग्जांपल है, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, स्टॉर्म हो गया। डस्ट पार्टिकल में भी देखते होंगे कि वहाँ पे छोटे छोटे क्या कण दिखते होंगे, है कि नहीं, पार्टिकल्स, जो कि आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, बाकी तो हवा ही दिखता है कि नहीं। उसी तरह से स्मोक जो करता है उसमें भी क्या रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गया, आंधी वगैरह हो गया। अब यहाँ पे देखो लिक्विड का अपनी बात करने जा रहा है कि डिस्पर्स फेस में अगर लिक्विड रहा तब क्या क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेस में लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम में क्या है, सॉलिड, कि मतलब लिक्विड कम और सॉलिड ज्यादा रहेगा तो उस समय उस कोलाइड को क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेल। जैसे कि उसका एग्जांपल में चीज हो गया, फिर बटर हो गया, जेलीस हो गया। बटर में भी देखते होंगे तो वहां पर भी क्या रहता है, हम लोग को लिक्विड बहुत कम रहता है और वो सॉलिड के फॉर्म में थोड़ा ज्यादा रहता है बटर में। समझ में आया? उसी तरह चीज में भी देखेंगे तो उसी तरह से रहेगा। ठीक है, उसी तरह से आप देखते हैं लिक्विड इन लिक्विड का रहेगा कि सॉलिड, मतलब कि तुम्हारा कम में भी सॉलिड और ज़्यादा में भी क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। मतलब कि यहाँ पे डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों में अगर लिक्विड रहा तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, उस कोलाइड को हम लोग इमल्सन बोलते हैं। और इमल्सन का एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है इमल्सन का। उसमें एग्जाम्पल क्या आता है, मिल्क आता है, हेयर क्रीम आता है। ठीक है, इसमें देखेंगे मिल्क का में भी, और इसका पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा तुम्हारा डिस्पर्स फेस भी क्या मिला, पानी मिला, और मतलब कि लिक्विड फॉर्म में, और इसका डिस्पर्सन मीडियम भी क्या मिलता है आपका वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं कि लिक्विड रहेगा तुम्हारा डिस्पर्स फेस और गैस रहेगा डिस्पर्सन मीडियम, तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विड एरोसोल बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया, फिर तुम्हारा क्या हो गया, इंसेक्टिसाइड स्प्रेस हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या हो जाता है, उसमें गैस की मात्रा ज़्यादा रहता है और लिक्विड की मात्रा बहुत कम होता है। फॉग के बारे में जान ही रहे हैं, मिस्ट के बारे में जान रहे हैं, क्लाउड जान भी कर रहे हैं, फिर स्प्रे वगैरह करते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि लिक्विड की मात्रा उसमें कम रहता है लेकिन तुम्हारा गैस की मात्रा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो इसको नोट करो। उसके बाद फिर दो गैस के बारे में रखेंगे, डिस्पर्स फेस में गैस आ जाएगा तब क्या बोलेंगे। अब देखो दो जो बच गया था कि गैस वाला, कि अगर गैस तुम्हारा डिस्पर्स फेस में रहे तब क्या क्या होगा। गैस डिस्पर्स फेस और सॉलिड रहेगा डिस्पर्सन मीडियम में, तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं, या फिर इसको सॉलिड एरोसोल भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा यहाँ पे क्या चीज़, सॉलिड फॉर्म के नाम से। अब इसमें एग्जांपल देखिए, होता है क्या चीज़, पमिस स्टोन होता है, फिर फोम होता है, रबर होता है। देखो रबर और फोम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, गैस की मात्रा बहुत कम होता है और वहाँ पे सॉलिड क्या आता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखते होंगे फोम वगैरह में भी देखते होंगे, है कि नहीं, उसमें हवा भी रहता है और साथ ही साथ क्या रहता है, उसमें तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। और अगर तुम्हारा गैस रहे तुम्हारा क्या चीज़ में, डिस्पर्स फेस में और डिस्पर्सन मीडियम में लिक्विड रहे तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सॉलिड था इसी चलते सॉलिड फॉर्म, यहाँ पे लिक्विड है इसी चलते डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, फोम बोल रहे हैं। इसका एग्जांपल फ्रॉथ हो गया, फिर देख रहे हैं यहाँ पे वाइप्ड क्रीम हो गया, फिर तुम्हारा सॉफ्ट लेथर हो गया। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल है, इसको याद कर लेना। डायरेक्टली अगर पूछेगा क्वेश्चन तो यहाँ से आप लोग याद रहेगा तो जवाब दे देंगे। अब देखो जो हम लोग दूसरा बेस के अनुसार हम लोग देख रहे हैं वो किसका था, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, कि इंटरेक्शन के बेसिस पे हम लोग को क्या था कि कोलाइडल सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया था। जो कि फर्स्ट जो है उसका नाम क्या रखा गया है, लियोफिलिक सोल, और दूसरा को क्या बोला गया है, लियोफोबिक सोल। अब लियोफिलिक और लियोफोबिक का मतलब क्या होता है, तो फिलिक का मतलब होता है चाहना और फोबिक का मतलब क्या होता है, हेट करना, नफरत करना। समझा? इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लियोफिलिक सोल, a solid in liquid colloidal solution in which disperse phase
पार्टिकल हैज ग्रेट एफिनिटी टुवार्ड्स डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड लियोफिलिक सॉल्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब समझ गया था कि वहाँ पे डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो होता क्या है कि वैसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेस डिस्पर्सन मीडियम की तरफ क्या हो ज़्यादा अट्रैक्ट होना सोच, मतलब एक दूसरे से जुड़ना चाहे, तो जुड़ने की अगर अच्छा उन लोग का एफिनिटी मतलब क्या होगा, जुड़ना, समझ में, एफिनिटी मतलब उसका खिंचाव वगैरह जैसे भी बोले आप वहाँ पे, ठीक है। तो उसके तरफ ग्रेट एफिनिटी मतलब उसके तरफ ज़्यादा जुड़ने का टेंडेंसी है उसके पास, ठीक है। तो क्या होता है लियोफिलिक सॉल्यूशन मतलब लियोफिलिक सॉल में कि जो तुम्हारा डिस्पर्स फेस है और जो तुम्हारा डिस्पर्सन मीडियम है एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, लव करना चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, तो वैसे सोल को हम लोग क्या बोलते हैं, लियोफिलिक सोल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया। और जो तुम्हारा लियोफोबिक सोल होता है इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। होता क्या है इसमें, जो तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा डिस्पर्स फेस है और जो तुम्हारा डिस्पर्सन मीडियम है ये एक दूसरे को चाहते नहीं है, मतलब एक दूसरे से जुड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। या तो फिर बोल सकते हैं इसमें जो एफिनिटी होता है जुड़ने का वो क्या तो बहुत लेस होता है, जुड़ भी जाता है तो बहुत कम जुड़ता है। तो इसमें इसी चलते लिखा गया है कि आ सॉलिड इन लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स हैज वेरी लिटिल एफिनिटी। क्या लिखा गया यहाँ पे, वेरी लिटिल एफिनिटी किसके तरफ, तो टुवार्ड्स डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो एग्जांपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें होता है जैसे कि मेटल हो गया, मेटल सल्फाइड हो गया, ये सारा चीज इसका एग्जांपल होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि लियोफिलिक सोल क्या होता है, लियोफोबिक सोल क्या होता है। ये किसके बेसिस पे थे, नेचर ऑफ इंटरैक्शन के, कि एक दूसरे से कितना इंटरेक्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे को जुड़ना कितना चाहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ध्यान देते हैं। अब देखो यहाँ पे लियोफिलिक और लियोफोबिक में कभी कभी डिफरेंट भी पूछ देता है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स को लिखा जाता है। लियोफिलिक में है फर्स्ट पॉइंट कि दीज सोल्स आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ पे क्या होता है कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के मिक्सिंग के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, तो यहाँ पे प्रिपरेशन किया जाता है इसका, ठीक है। वो भी सिंपल मिक्सिंग रहता है इसका, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के लोग चाहता है, लियोफिलिक मतलब एक दूसरे को चाहता है, तो इसमें क्या होता है आराम से यहाँ पे सोल बनाना हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लियोफोबिक में क्या होता है कि ना डिस्पर्स फेस डिस्पर्सन मीडियम को तो चाहता नहीं है, उससे जुड़ना नहीं चाहता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसको जो लियोफोबिक जो सोल होता है, लियोफिलिक सोल, लियोफोबिक सोल, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको स्पेशल मेथड से क्या किया जाता है, तो इसको प्रिपेयर किया जाता है। क्यों, वजह समझ में आया आपको। चलो ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, और लियोफोबिक क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। और ये जो अस्टेबल होता है ड्यू टू किसके कारण, तो सॉल्वेशन, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, तो विस्कोसिटी इज ग्रेटर दैन डिस्पर्स मतलब डिस्पर्सन मीडियम। तो इसका जो विस्कोसिटी होता है लियोफिलिक सोल का वो क्या होता है, ज़्यादा होता है किसके तुलना में, तो डिस्पर्सन मीडियम की तुलना में। लेकिन लियोफोबिक में देखा गया तो उसमें देखा गया कि जो विस्कोसिटी होता है वो सेम होता है किसके बराबर, तो डिस्पर्सन मीडियम के, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सरफेस जो टेंशन होता है वो भी इसका क्या देखा जाता है, लेसर देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है डिस्पर्सन मीडियम से। और लियोफोबिक में देखते हैं तो सरफेस टेंशन क्या मिलता है, सेम देखने को मिलता है डिस्पर्सन मीडियम का। तो इतना नोट करो। फिर एक पॉइंट हम और लिख देते हैं, जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आप इसका एग्जांपल दे दीजिएगा। जैसे कि लियोफिलिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, गिलेटिन हो गया, गम हो गया। वही जैसे यहाँ पे लियोफोबिक में देखेंगे तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जैसे कि मेटल हो गया, मेटल सल्फाइड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर तुम लोग को बहुत ही पसंद आया होगा और आइडिया लग गया होगा कि हम लोग को किस तरह से प्रिपरेशन करना है बोर्ड एग्जाम का और किस तरह का क्वेश्चन हम लोग को पूछता है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहो और बहुत ही अच्छा तरीका से प्रिपरेशन करो ताकि तुम भी हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स उठा सको इस बार, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी रहेंगे, ज़्यादा तुम लोग पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।